Start in the name of Allah, the most gracious and merciful. आज का हमारा टॉपिक है एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज पैटर्न, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसलिए मोस्ट थैंक्स मिस अलिशबा एंड मिस अनम, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम अपनी एबिलिटी शो कर सकें, हम अपनी खसूसियात बयान कर सकें, कि भाई ये हमें एटीट्यूड दिया कि भाई हम अब खुद को प्रेजेंट कर सकें। आज हमारे पास एक्टिविटी एक्सरसाइज प्रेजेंट करने के लिए कुछ ग्रुप्स मेंबर में डिवाइड हुआ है। फर्स्टली मेरा नाम हारून रशीद है, इसके बाद मुक्तसिद, रिजवान, शाह फैसल, आसिफ अली एंड माहिद अख्तर मिल के हम आपको प्रेजेंट करेंगे एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज क्या है। एक्टिविटी दरअसल हमारी डेली बेसिस की रूटीन में आता है। जैसे सुबह से हम उठते हैं, हमारा जो डेली बेसिस के जो सुबह उठ के फ्रेशमेंट होती है, लंच, उसके बाद हम जो कॉलेज जाते हैं उसकी डेली बेसिस की जो कॉलेज के अंदर स्टडी के बाद हम घर जाने के बाद कुछ ड्यूटीज़ पे चले जाते हैं, कुछ अनदर वर्क करते हैं घर पे, वो हमारी डेली बेसिस की एक्टिविटीज़ में आता है। उसके बाद हमारे पास साथ ही में इसका है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज एक प्लान प्रोसीजर होता है, जो हम एक सोच के चलते हैं कि भाई इस टाइम हमने ये प्रोसीजर ये करना है। डेली बेसिस की जो सुबह में कोई एक्सरसाइज करता है, कोई नाइट में एक्सरसाइज करता है, जिसमें हमारी फ़िटनेस बेहतर है। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव कुछ दिए हुए हमारे को, जो उम्मीद है हम इस टॉपिक के बाद आप सब ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन कर सकेंगे। फर्स्टली जैसे हमारे पास है डिफाइंड टर्म्स मोबिलिटी, जॉइंट मोबिलिटी, बॉडी अलाइनमेंट्स एंड बॉडी मैकेनिक्स। इसके अंदर इसकी टर्म्स पढ़ेंगे, एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज की टर्म्स पढ़ेंगे कि भाई जॉइंट्स की मूवमेंट पढ़ेंगे, मोबिलिटी पढ़ेंगे, उसकी अलाइनमेंट्स, उसकी मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। डिस्कस द बेनिफिट ऑफ एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज। एक्टिविटी और एक्सरसाइज के बेनिफिट क्या है हमारी लाइफ के अंदर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी दैट अफेक्ट बैलेंस। एक्टिविटी, ग्रेविटी हमारी एक्टिविटी के अंदर कैसे अफेक्ट करती है, उसके बैलेंस के बारे में हम पढ़ेंगे आज। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ इमोबिलिटी ऑन ह्यूमन बॉडी। हमारी इमोबिलिटी से क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी के अंदर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रिव्यू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल मूवमेंट। मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम की जो नॉर्मल मूवमेंट होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ इमोबिलिटी ऑन फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। हमारी जो फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल क्या इफेक्ट करती है अगर हम इमोबिलिटी करते हैं, सही मोबिलिटी ना करेंगे। अप्लाई नर्स प्रोसेस वाइल प्लानिंग फॉर द क्लाइंट विद अल्टरेट मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम। नर्सिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि भाई नर्सिस का क्या रोल होगा इसके अंदर। फर्स्टली जैसे हमारे पास आ जाता है जॉइंट मोबिलिटी। जॉइंट मोबिलिटी एक ऐसे कि बोन्स के जो आपस में जॉइंट के बीच में जो मोबिलिटी हो। जॉइंट मोबिलिटी इज डिफाइंड हैज़ द डिग्री टू विच एन आर्टिकुलेशन वेयर टू बोन्स मीट कैन मूव बिफोर बिगिंग रेसिस्टेंस एंड सराउंडिंग टिश्यू। जो बोन्स की मूवमेंट ईजिली जो मूवमेंट हो सके उसकी एक हदूद तक, वो हम जॉइंट मोबिलिटी में आता है। मोबिलिटी द एबिलिटी टू मूव फ्रीली एंड प्रोपोर्शनली इन द इन्वायरमेंट। जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर नॉर्मली हम मोबिलिटी कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली फ्रीली हम कहीं आ जा सकते हैं, कोई प्रोसीजर कर सकते हैं, उसमें हमारे पास आ जाएगा मोबिलिटी में। बॉडी अलाइनमेंट्स में हमारे पास आ जाएगा प्रेफर टू हाउ द हेड, शोल्डर, स्पाइन, हिप्स, नी एंड एंकल रिलेटेड द लाइन अप विद ईच अदर। बॉडी अलाइनमेंट्स में हमारे पास क्या आ जाता है, जैसे अक्सर हम अभी देखते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, जैसे दोनों तरफ हमारी बोन सेम होती हैं, जो राइट साइड है वही लेफ़्ट साइड होती है, उसकी बॉडी अलाइनमेंट्स। अब जैसे कोई यूँ खड़ा हुआ है, जैसे अब शाह सवार बैठे हुए हैं, वो टेढ़े होके बैठे हुए हैं, जैसे बॉडी लाइनिंग से ही नहीं बना रहे अपनी बॉडी अलाइनमेंट्स की, उसमें ये आता है। जैसे अब स्कैपुला हमारी है, वही दूसरी स्कैपुला, दोनों लाइनिंग में है कि नहीं। जैसे एक मूवी आपने देखी होगी पुष्पा, उसमें तो वो है आकर के चल रहा होता है कि भाई मैं झुकूंगा नहीं, असल में वो झुका हुआ ही होता है कि उसका एक शोल्डर आप देखा होगा राइट साइड में नीचे होगा। क्यों? वो उसकी बॉडी अलाइनमेंट सही नहीं होती। अक्सर हमारी मूवमेंट के अंदर, चहल पहल के अंदर हम देखते हैं यूँ कोई ऐसे खड़ा हुआ होता है, इसलिए क्या हमारी जो वर्टिब्रा हैं उनकी जो अलाइनमेंट्स हैं वो सही तरीके से हम परफॉर्म नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत इफ़ेक्ट होता है, हमारी मोबिलिटी के अंदर काफ़ी इफ़ेक्ट होते हैं। ये जैसे इस पिक्चर्स के अंदर बताया हुआ है, ये इम्बैलेंस हुई है इस वक्त बॉडी। जैसे ऊपर से एक्सपिला को
स्क्यूपुला बोन को देख लें, नीचे पेल्विक गटर को देख लें आप, नीचे जैसे अब ये पोजीशनें ऐसे टेढ़े होके खड़े हुए होते हैं। अब ये तो कोई एक्शन के उस पर कहते हैं, लेकिन ये असल में ये चीज़ डिसबैलेंस होती है, उसकी ये एबनॉर्मलिटी होती है। हालांकि वो समझते हैं हम लोग कि ये खूबसूरती है हमारी, ऐसे कोई जेब में हाथ डाल के खड़ा हुआ है, ये हमारी एबनॉर्मलिटी में शो होता है। एक प्रॉपर जो होता है स्टेट, दोनों लाइनें आपस में मैच करें, जो बोन इस तरफ है वो उस तरफ जो बोन है, दोनों आपस में लेवल पर होनी चाहिए। बॉडी मैकेनिक्स हमारी डेली लाइफ के अंदर जो काम करते हैं उसके अंदर बहुत अहम रोल अदा करता है। जैसे अब बैठने का अंदाज जैसे हो गया, अब जैसे आप सब खुद को देख लें, कोई कैसे झुका हुआ है, कोई कैसे झुका हुआ है, अब ये प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स के अंदर नहीं आता। अब सब देखें आप आगे, जो कोई प्रॉपर पोजीशन बनी, आप जैसे ये एक भाई बैठे हुए, ये प्रॉपर पोजीशनिंग पे बैठे हुए हैं, ये इससे हमारी बैक पे असर पड़ता है। और जैसे बॉडी मैकेनिक्स में हम कोई चीज़ उठाते हैं, अब जैसे मैं मिसाल दूंगा कि एक हेलमेट उतार के लाना, इसको इधर रख। अब जैसे इस भाई ने वो हेलमेट उठा के यहाँ रखा, ये कैसे उठाया, झुक कैसे उठाया। अब ये भी हमारी जो है बॉडी मैकेनिक्स, पूर मैकेनिक, इसके बारे में इनको नॉलेज नहीं है। हालांकि ये बताया हुआ नहीं था, प्लान नहीं था, लेकिन डेली बेसिस हमने क्या यूज़ करते हैं, यूँ झुक के उठा लिया। लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह अमल है। हमेशा इसको झुक के बैठ के उठाना चाहिए, प्रॉपर ये पोजीशनिंग होती है, इससे हमारी बैक बोन पे असर नहीं पड़ता। ये डेली बेसिस में हमें अमल करना चाहिए। ये नर्सिंग के अलावा भी जितने भी शोबे हैं सब के अंदर इसका एक अहम रोल होता है, जिससे हम बहुत सी बात की बीमारियों में, अगर हम ये बॉडी मैकेनिक्स हमारे सही नहीं रहते तो 10 साल बाद हम एक 60 साल के बुज़ुर्ग में और 35 साल के जवान लड़के में कोई फ़र्क नहीं होगा अगर हमारे बॉडी मैकेनिक्स सही नहीं रहेंगे, प्रॉपर पोजीशनिंग नहीं रहेगी। अक्सर हम देखते हैं कोई कैसे बैठा हुआ होता है, चेयर पे लेटा हुआ होता है आधा, इसी वजह से क्या हमारी बॉडी मैकेनिक्स सही नहीं होता। अक्सर हम लोग जैसे इसमें बताया जा रहा है कि कैसे स्ट्रेट बैठी हुई है लेडी और नीचे देखें वो झुकी हुई है, इसमें इसके क्या नेक में भी पेन होगा, बैक बोन में भी पेन हो रहा है। अगर ये स्ट्रेट रहती है तो ये नॉर्मल रहेगी, इसके पेन के चांसेस कम होंगे। अब जैसे ये उठा रहे हैं, इनकी देखें ये पोजीशन स्ट्रेट है बैक बोन की, और इसके अंदर ये कर्व पोजीशन हो रही है, इसमें भी इसका पेन के डेंजर जोन में होगा। ये सेट पिक्चर में भी सेम शो हो रहा है। इसके बाद जो है टर्म्स टू नो, आगे की जो टर्म्सनोलॉजी हैं वो मुक्तसिद आज के बताएंगे आप सबको। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ इज़ मुक्तसिद अली एंड आई विल टेल यू टर्म्स टू नो। रेंज ऑफ मोशन इज़ द मैक्सिमम मूवमेंट दैट इज़ पॉसिबल फॉर द जॉइंट। रेंज ऑफ मोशन होता है जो हमारे जॉइंट को जो जितनी मैक्सिमल पॉसिबल जो होती है ना मूव कर सकती है तो हम उतना ही करते हैं। इसको अगर हम इसमें पढ़े तो इसमें 3 टाइप्स निकलती है रेंज ऑफ मोशन की। एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, असिस्टेड एक्टिव रेंज ऑफ मोशन और पैसिव रेंज ऑफ मोशन। एक्टिव रेंज ऑफ मोशन होता है जिसमें हम पेशेंट को जो है किसी किस्म की मतलब विदाउट एनी पेशेंट जो है विदाउट एनी हेल्प अपनी चीज़ें प्रिपेयर करता है, मतलब हमें उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम उसकी उठ के उसकी एक्सरसाइज करवाएं, वो खुद करते हैं। और असिस्टेड एक्टिव रेंज ऑफ मोशन होता है जिसमें समटाइम्स जैसा होता है असिस्टेंट्स को या नर्स को पेशेंट को ज़रूरत होती है एक्सरसाइज करवाने की तो उसमें करते हैं। और पैसिव रेंज ऑफ मोशन होते हैं जिसमें प्रॉपर्ली जो है हम पेशेंट को जो है एक्सरसाइज करवाते और ज़्यादा डेप्थ तक हम लोग नहीं करवाते उसको, क्योंकि एक लिमिट तक करवाते हैं। मोबिलिटी एंड इमोबिलिटी। मोबिलिटी होती है जो हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, जैसे उठना, बैठना, भागना, चलना, किसी किस्म की हमें कोई तकलीफ़ नहीं होती है। और इमोबिलिटी होती है जो हम फ्रीली मूव नहीं कर सकते, जैसे अब एक बंदा बेड रेस्ट पे लेटा हुआ है, उसको किसी किस्म की मतलब उसके जॉइंट में कोई मसला है तो वो सही मूव नहीं कर सकता वो। और गेट, मैनर, स्टाइल ऑफ वॉकिंग इंक्लूडिंग रिदम एंड स्पीड। गेट वो होता है जो हमारे चलने फिरने की और रिदम की जो स्पीड होती है उसके बारे में बताता है। आई विल कॉल माहिद अख्तर एंड ही विल टेल यू अबाउट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज। अस्सलाम वालेकुम, आई एम माहिद अख्तर और मैं आपको अभी टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा। हमारे पास 4 टाइप्स एक्सरसाइज की आइसोटोनिक है, आइसोमेट्रिक है, आइसोकाइनेटिक है और एरोबिक एक्सरसाइज है। आइसोटोनिक एक्सरसाइज, डायनेमिक एक्सरसाइज इन विच मसल्स शॉर्टनेस टू प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट।
ये हमारी वो एक्सरसाइज होती है जिसमें जो है मसल जो है शॉर्ट होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि हम रनिंग करते हैं उसमें हमारे कुछ मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, और वॉकिंग, स्विमिंग और साइकिलिंग में। और आइसोमेट्रिक, देयर इज़ चेंज इन मसल टेंशन बट नो चेंज इन मसल लेंथ। आइसोमेट्रिक हमारी वो एक्सरसाइज है जिसमें मसल टेंशन जो है वो चेंज होती है और उसकी जो है मसल लेंथ जो है वो चेंज नहीं होती है। इसमें एग्जांपल है टेंसिंग, एक्सटेंडिंग एंड रिफ्लेक्सिंग एक्सरसाइजेस। आइसोकाइनेटिक इन्वॉल्व मसल कॉन्ट्रैक्शन और टेंशन अगेंस्ट अ रेजिस्टेंस। आइसोकाइनेटिक ऐसी एक्सरसाइज है जो ऑपरेशन सर्जरी के बाद जो है जॉइंट की सर्जरी होती है उसके बाद जो है हमें डॉक्टर जो है सजेस्ट करते हैं कि तुमने इतने टाइम के एक्सरसाइज करनी है, दिन में 3 बार या 4 बार कॉन्स्टेंट एक्सरसाइज करनी है। इसमें ना हम ज़्यादा करते हैं ना कम करते हैं, नॉर्मल। और जो सर्जरी हुई होती है उस जॉइंट को रेगुलर करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं। और एरोबिक एक्सरसाइज है एक्टिविटी विच कंज्यूम ग्रेटर ऑक्सीजन देन द एक्टिविटी यूज टू प्रोड्यूस। एरोबिक एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज होती है जिसमें हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, और ये इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है हमारी नॉर्मल ऑक्सीजन से ज़्यादा, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि रनिंग करते हैं हम तो हार्ट रेट बढ़ जाता है और ब्रेथ रेट जो है वो बढ़ जाता है, जिस वजह से हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। इसके बाद मैं हारून रशीद को बुलाऊंगा और वो बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज बताएंगे। बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज, हमारी बॉडी के अंदर एक्सरसाइज के क्या बेनिफिट हैं। इंक्रीज जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी, हमारी जो जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करता है। अब जैसे कुछ जॉइंट्स होते हैं, जैसे कुछ की ये लेग्स अप साइड नहीं आ रही होती, उसकी मोबिलिटी नहीं होती, जिसकी जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनमें, और रेंज ऑफ मोशन उनकी ठीक नहीं होती। टोन, उनके मसल्स की जो टोन होती है वो ठीक नहीं होती। बोन डेंसिटी इज़ मेंटेन, बोन डेंसिटी में हमारे पास आ जाता है कि बोन्स की जो कैल्शियम्स वगैरह होते हैं उसकी डेंसिटी मेंटेन रहती है। जैसे एक्सरसाइज डेली बेसिस पे हम करते हैं तो उससे हमारी जो मिनरल्स हैं, जो कैल्शियम्स हैं, वो मेंटेन रहते हैं। इंक्रीज कार्डिक आउटपुट, डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करने से जो हमारा कार्डिक आउटपुट होता है, जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है वो बेहतर होती है। प्रिवेंट पुलिंग ऑफ सेक्रीशन इन लंग्स, हमारे जो लंग्स के अंदर सेक्रीशंस बढ़ जाती हैं उससे प्रिवेंट रहते हैं, बचते हैं हम, हमारे को सांस लेने में आसानी होती है। प्रोड्यूस सेंस ऑफ वेल बीइंग, हमारे को अच्छे अच्छे ख्यालात आते हैं, कुछ नया करने का जुनून होता है। डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करें तो हमें कुछ नया करने का होता है कि आज ये करना चाहिए, आज ये। तो आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी दैट अफेक्ट द बैलेंस, ग्रेविटी कैसे अफेक्ट करती है हमारी बैलेंस के ऊपर। पहले हमारे पास आ जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी occur in the body at a point where weight is equal distribute on all sides. Center of gravity can also be referred to a center of mass. अब जैसे एक एक्सप्लेन करना चाहूँगा ये कॉपी के ज़रिए। अक्सर स्कूलों में भी हमने देखा होगा लड़के ऐसे रख के इसको घुमाते हैं। अगर इसके पीछे का रीज़न देखा जाए तो इसके पीछे बहुत बड़ी फिज़िक्स छुपी हुई है। जैसे अगर मैं इसके यहाँ फिंगर रखूँ ये बैलेंस नहीं होगी साइडों में, अगर इसके मैं सेंटर में फिंगर रखूँ तो ये बैलेंस हो जाएगी। किस वजह से? सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से। क्यों सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये क्यों बैलेंस हो रही है? क्योंकि इसकी जो चारों तरफ के जो वेट है वो इस सेंटर पे आके इक्वल हो रहा है, इस वजह से इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है मेंटेन हो रही है, ये एक पॉइंट के ऊपर स्टेबल रह रही है। उसी के साथ हमारे पास आ जाता है लाइन ऑफ ग्रेविटी। द लाइन ऑफ ग्रेविटी इज़ एन इमेजिनरी लाइन दैट अक्रॉस थ्रू योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिवाइडिंग द मास ऑफ द बॉडी इनटू इक्वल हाफ। दिस लाइन्स चेंज डिपेंडिंग ऑन द बॉडी वेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि वो एक सेंटर की बात हो रही थी, हम इमेजिन करें उस सेंटर में से अगर हम एक लाइन लगा दें जिसमें से दो तरफ से उसका वेट डिवाइड हो जाए। अब जैसे इसमें से मैं यूं पकड़ूं तो ये कॉपी स्ट्रेट है, क्यों? इसके ये जो सेंटर है इससे ये मेरी जो फिंगर पकड़ी हुई है वो स्ट्रेट आ रही है। यही अगर मैं यहाँ से पकड़ूं तो ये डिसबैलेंस हो रही है। इसी तरह अगर मैं इस सेंटर के पॉइंट से इस स्ट्रेट पर आऊँ तो ये फिर बैलेंस हो रही है। इसी तरीके से मैं थोड़ी सी फिंगर मूव कर लूँ तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी एक्सप्लेनेशन होती है। जैसे इसके अंदर भी बताया हुआ है सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी मूव होती है।
हम स्ट्रेट कर रहे हुए सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी सेम है, हमारी इसमें ग्रेविटी ऑफ लैंड भी सेम आ रही है। हाथ ऊपर कर रहे हैं तो भी हमारी ग्रेविटी ऑफ सेंटर सेम है। इन केस अगर हम झुक रहे हैं तो हमारी ग्रेविटी चेंज हो रही है, ग्रेविटी ऑफ सेंटर चेंज हो रहा है। अब फैक्टर इफेक्टिव मोबिलिटी, फैक्टर इफेक्टिव मोबिलिटी एक्सप्लेन करेंगे रिजवान भाई। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम रिजवान अहमद। मेरा टॉपिक है सिस्टमिक फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट एंड ऑफ मोबिलिटी। मैं बताना चाहूँगा फिज़िकल मोबिलिटी के बारे में, इमोबिलिटी के बारे में। मेटाबॉलिक हमारे जैसे कि जीआईटी फंक्शन है, डिस्ट्रॉप्शन एंड लेस इनटेक, लेस अब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन, मिनरल्स एंड कैल्शियम वगैरह, ये कैसे हमारे मेटाबॉलिक में कम हो जाती है। जैसे कि हम खाते हैं खाना खाते हैं, सो जाते हैं, हमारे जो मेटाबॉलिक गैसेस चेंज है ना, वो सही तरीके से अब्जॉर्प्शन नहीं होती। इसकी वजह से हमारा जो कैल्शियम वगैरह, मिनरल वगैरह, ये अच्छी तरह वो कमज़ोर नहीं होते। हमारी बोन वीक हो जाती है, वीकनेस हो जाती है। उसके बाद है रिस्पायरेटरी हाइपोस्टेटिस एंड अमोनिया एंड एटलैक्टिस। अमोनिया जैसे हमारे जो चेस्ट है, इसमें जो उसमें पानी भर जाता है। एटलैक्टिस जो हमारी चेस्ट होती है, एक राइट साइड होती है, एक लेफ़्ट साइड होती है। जो हमारी चेस्ट है ना, ये मतलब फ्लैट हो जाती है, मतलब सुकड़ जाती है। एपिलेटिक्स जिसको बोलते हैं, मतलब जो सांस लेने में हमारी तकलीफ़ आए, इसको हम रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। स्केलेटल इफेक्टिव जॉइंट्स एंड मोबिलिटी ड्यू टू द इम्पेयर्ड एंड कैल्शियम अब्जॉर्प्शन। जो हम जैसे हम जॉइंट्स मोबिलिटी, जैसे हम वही बात आ गई, हम जैसे हम खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वो सही से काम नहीं करते। हम घर में ही होते हैं, ज़्यादा बाहर नहीं निकलते, इसलिए हमारे जॉइंट्स सही तरीके से काम नहीं करते। उसके बाद आता है एंटीगोमेट्री स्किन। एंटीगोमेट्री स्किन भी इसको ही बोलते हैं, स्किन एंटीगोमेट्री को भी स्किन बोलते हैं। इसमें क्या आता है, प्रेशर्स, अल्सर्स एंड ट्रेनिंग ऑफ द स्किन टिश्यूज़। प्रेशर, अल्सर वगैरह हो जाता है, जैसे जिससे हमें बेड सोर वगैरह हो जाता है। जैसे हम सोते हैं एक तरफ साइड में, लेटरल साइड में सोते हैं, जो हमारे बेड सोर हो जाता है। उसके बाद ट्रेनिंग, जो हमारी जो स्किन है ना, वो मतलब बुझ सी जाती है, स्किन है ना, जो दागे से मुँह हो जाती है। पर इसकी टिश्यू हमारे जो स्किन के टिश्यू है ना, वो सफ़ा मुझ जाते हैं, मतलब है ना। उसके बाद है एलिमिनेशन रेनल कैल्कुलाई, किडनी स्टोन ऑफ द कॉन्स्टिपेशन। जो रेनल स्टोन है, जैसे हम स्टोन हो जाता है, किडनी स्टोन हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन मतलब अपना हज़म सही नहीं होता। जो अपन ग़िज़ा खाते हैं वो अपनी ग़िज़ा सही नहीं होती। जहाँ हम बैठे रहते हैं, वॉकिंग वगैरह नहीं करते हैं, वॉकिंग वगैरह करेंगे तो सही हो जाएगा। किडनी स्टोन वगैरह, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो जाता है। नीचे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इफेक्टिंग मोबिलिटी। हमने इमोबिलिटी के बारे में पढ़ा था, अभी मोबिलिटी के बारे में क्या। फिजियोलॉजिकल मोबिलिटी हमारी क्या है, फिजियोलॉजिकल हम आते हैं, उठते हैं, हमारी रूटीन होती है, डेली रूटीन में अपने काम आती है। जैसे हम कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से वापसी जाते हैं, ये हमारी फिज़िकल मोबिलिटी है। साइकोलॉजिकल में हमारे क्या होता है, जैसे हम इधर क्लास में आते हैं, मतलब हमारा जहन काम नहीं कर होता, हम थके हुए आते हैं। साइकोलॉजिकल जैसे हम बैठे हुए होते हैं, मश्करी करते हैं, मैम पढ़ाती होती है, हमारा साइकोलॉजिकल हमारा ब्रेन है ना, सही तरीके से काम नहीं करता। डिप्लोमेंटल में हमारा क्या होता है, जो हमारी ग्रोथ वगैरह के बारे में, जो जैसे चिल्ड्रन होता है, जो छोटा बच्चा होता है, वो जो जब उठता है जो कुछ चीज़ उठाने की कोशिश करता है, मतलब ये देखता है मैं उठाऊँ। फिर जो एक होता है ओल्डर जो मतलब बूढ़ा आदमी होता है ना, उससे भी चला नहीं जाता, वो भी कोशिश करता है मैं किसी लकड़ी के साथ चलूँ या सहारा लूँ। इन्वायरमेंट इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग कंडीशन, तो हमारे जैसे बर्फ़ी इलाके में जाओगे, उधर का इन्वायरमेंट डिफरेंट होएगा। इधर कराची का, इधर का डिफरेंट इन्वायरमेंट है, हर चीज़ का अपना इन्वायरमेंट है। हर चीज़ मतलब स्किन में अफेक्ट करती है ये चीज़ें। मोबिलिटी हो मोबिलिटी, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मोबिलिटी, कॉन्ट्रैक्शंस एंड ट्रॉफी एंड स्टेफनेस। कॉन्ट्रैक्शन मतलब अपने जो
मतलब जो कंट्रैक्शन का मतलब जो बंदे कमज़ोर हो जाते हैं, एंट्राफी मतलब कि हमारी वीकनेस जो बोन है ना, वीकनेस वगैरह हो जाती है। स्टेम्फी जो हमारी बॉडी में सफ़ा चल नहीं पाते हम, मतलब ऐसे कोई हालत हो जाती है। डीप वेन थ्रोम्बोस एंड ब्लड क्लॉट फ्रॉम द इन द डीप वेन, जो हमारी वेन है ना उसके अंदर ब्लड का मतलब जमा हो जाना, इसको वेन को हाइपोस्टेरिक न्यूमोनिया, मतलब वही छाती में अपना पानी फ्लूइड कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द डॉर्सल रीजन ऑफ लंग्स, वही जो मैंने बताया था, छाती में पानी हो जाता है, इसकी वजह से हाइपोन्यूमोनिया हो जाता है। प्रेशर्स अल्सर हो जाना, स्किन ब्रेक डाउन, रिड्यूस स्किन द टर्गर में एक प्रेशर होता है टर्गर, जिसकी हम ब्रेड सोर वगैरह हो जाता है, टर्गर वगैरह स्किन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाह फैसल है और मेरा टॉपिक है साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऑफ इमोबिलिटी, यानी कि इमोबिलिटी वो जो हम खुद से काम नहीं कर सकते, तो उससे हमारे दिमाग को क्या असर पड़ता है। एक तो हमें यानी कि हमारे जो फेस का वो जो शक्ल होती है ना वो चेंज हो जाती है, दूसरा हमें नींद सही से नहीं आती और हम उसकी वजह से कहीं घूम फिर भी नहीं सकते, और उसकी वजह यानी कि दिमाग पे असर होता है ना इमोबिलिटी, तो उसकी वजह से इम्पेयर्ड कोपिंग, यानी कि कोई चीज़ हासिल करना चाहते हो लेकिन कर नहीं सकते हो ना। फिजियोलॉजिकल और मस्कुलेटल सिस्टम, यानी कि हमारा मसल जो है वो क्या काम करते हैं हमारी, यानी कि फंक्शन उसके क्या हैं। प्रोवाइड द बॉडी फ्रेमवर्क, वो हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क देता है। गिविंग अटैचमेंट टू मसल्स एंड टेंडर्स, वो मसल्स और टेंडर्स को आपस में जोड़ता है। बोन्स फ्रॉम द बंड्रेड्स ऑफ क्रिनल्स थ्रो एंड पेल्विस कैविटीज़, वो जो है ना हमारी चेस्ट की कैविटी और कमर की कैविटी को बनाता है, यानी कि मसल्स। बोन प्रोवाइड हेमाटोपोसिस, वो जो बोन मसल में वो जो रेड ब्लड सेल्स होता है ना उसको बरकरार रखता है, यानी कि। और बोन प्रोवाइड स्टोरेज टू मिनरल्स, ये मिनरल्स को स्टोरेज करता है बोन से। जॉइंट्स प्रोवाइड मोबिलिटी एंड रेंज ऑफ मोशन, ये यानी कि ना हाथ को आगे पीछे करने, मूवमेंट करने में मदद देता है। मसल्स गिव शेप टू बॉडी एंड प्रोटेक्ट अंडरलिंग ब्लड वेसल्स, ये जो है ना ब्लड वो बोन की शेप बनाने में मदद देता है। अब मैं आसिफ को इनवाइट करूँगा कि ये नर्सिंग प्रोसेस आगे समझाए। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आसिफ अली, माय टॉपिक नेम इज़ प्रोसेस ऑफ नर्सिंग। प्रोसेस ऑफ नर्सिंग में हम पढ़ेंगे असेसमेंट, डायग्नोस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, एवैल्यूएशन। सबसे पहले असेसमेंट, जब हमारे पास पेशेंट आता है हम पेशेंट की असेसमेंट कैसे करते हैं। असेसमेंट हम सबसे पहले गेट देखते हैं। गेट का मतलब ये है कि हम पेशेंट का चलना देखेंगे कि वो पाँव उठा के चलता है या पाँव घसीट के चलता है या ये लड़खड़ा के चलता है, वो कैसे चलता है उसका चलना फिरना देखेंगे। अलाइनमेंट, हम उसके बाद उसकी बॉडी अलाइनमेंट देखेंगे, वो कैसा चलता है, सीधा चलता है या सीधा ये टेढ़ा चलता है, उसके चलने का स्टाइल अलाइनमेंट्स में हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मसल मास, उसकी मसल कैसी है, स्ट्रेट हैं या उसकी लड़की हुई मसल हैं, स्टोन मसल टोन चेक करेंगे, उसकी मसल टोन ठीक काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। उसके बाद नर्व डायग्नोस, हमने जो असेस किया उसकी डायग्नोस करेंगे। एक्टिविटी इंटॉलरेंस, एक्टिविटी इंटॉलरेंस काम करने की बर्दाश्त। मिसाल के तौर पर एक फ़ीमेल है, ठंडे पानी से बर्तन धो रही है, उसके बीमार होने का चांस है, लेकिन उसी ठंडे पानी से एक मज़दूर है वो सीमेंट वगैरह बना रहा है, उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक्टिविटी फीमेल की कम होगी बनिस्बत मज़दूर के। मज़दूर की एक्टिविटी जो होगी वो ज़्यादा होती है। उसके बाद है रिस्क फॉर इंजरी, डायग्नोस करेंगे कि इंजरी की इसमें रिस्क है, मतलब चोट लगने की कोई रिस्क तो नहीं। उसके बाद इम्पेयर्ड फिज़िकल मोबिलिटी, हम पेशेंट की इम्पेयर्ड फिज़िकल मोबिलिटी देखेंगे, उसका चलना फिरना वो कैसे चल रहा है, जॉइंट वगैरह वो मूवमेंट देखेंगे कि कैसी है। उसके बाद हम प्लानिंग करेंगे, मतलब उसे जो मर्ज़ होगा उसके बाद प्लानिंग मिसाल में देकर आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो हम प्लानिंग करेंगे कि
हमारे यहाँ जो मेहमान आएगा उसको क्या खिलाना है, क्या पिलाना है और क्या बनाना है, हम हर बंदे को अपना काम देखें, ये तुम्हें करना है, पूरी प्लानिंग करते हैं। ऐसी आइडेंटिफाई क्लाइंट्स इन नीड ऑफ असेसमेंट। पेशेंट को जो मर्ज़ होगा हम प्लानिंग करेंगे कि किस चीज़ की नीड है पेशेंट को। अब पेशेंट को मेडिसिन की नीड है या सर्जरी की नीड है। अगर मेडिसिन की नीड है तो हम उसकी मेडिसिन देंगे, अगर उसको सर्जरी की नीड है तो हम उसकी सर्जरी करेंगे। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, पोजीशनिंग। अगर ब्रीथिंग प्रॉब्लम पेशेंट है हमारे पास, उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रहा है, वो लेटा हुआ है, तो हम उसकी पोजीशन चेंज करेंगे। सेमी फॉरवर्ड मीन्स 30 से 45 तक उसकी पोजीशन, मतलब कि उसका बेड ऊपर करेंगे। उसके बाद हम ट्रांसफ़रिंग, पेशेंट को ट्रांसफ़र करेंगे, मूव करेंगे, एक्सरसाइज कराएंगे। जैसे फिजियोथेरापी वाले उसकी एक्सरसाइज करते हैं, हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद हम उसकी मूविंग कराएंगे और पेशेंट अगर चल सकता है तो उसको एडवाइस देंगे को वॉक करे। एवैल्यूएशन हैव द गोल्स बीन मीट, आई नॉट मॉडिफाई केयर प्लान। अब हमने असेसमेंट की, डायग्नोस किया, उसके बाद प्लानिंग की कि इसको मेडिसिन दिए या सर्जरी की। हमने इसे जो भी मेडिसिन दी, हम देखेंगे कि उस मेडिसिन का कोई मतलब फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। अगर उस मेडिसिन का फ़ायदा नहीं हुआ तो हम उसको मॉडिफाई करेंगे। अगर फ़ायदा हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो हम मेडिसिन को मॉडिफाई करेंगे। इसके बाद समरी के लिए मैं बुलाऊंगा, आज जो भी हमने पढ़ा समरी के लिए मैं बुलाऊंगा हारून रशीद को के समरी बताएं। एक छोटी सी समरी करेंगे क्योंकि डिफरेंट आए, सब ग्रुप आए तो एक बाय कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं माइंड सेट, तो हम उसको एक समराइज़ करेंगे। कैसे जॉइंट मोबिलिटी जैसे हमने पढ़ा, बॉडियों की मूवमेंट, मोबिलिटी के बारे में पढ़ा, जो हमारा डेली बेसिस की मूवमेंट होती है, एक्टिविटी के बारे में पढ़ा, जो हमारी जो डेली बेसिस की एक्टिविटी होती है, एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा कि जो एक प्लान प्रोसीजर होता है, जो हम एक, क्योंकि कभी भी किसी ने ये नहीं कहा होगा कि हम इमरजेंसी आ गई थी मैं एक्सरसाइज करने चला गया था, इसलिए ये एक प्लान प्रोसीजर होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि इफ़ेक्टिव क्या मोबिलिटी के अंदर पड़ेगा कि जो लेटे रहते हैं पूरा दिन, उनकी दिमागी तवाज़ुन सही नहीं रहता। अब वो 12 घंटे सोने के बाद भी कॉलेज में आते हैं, लेक्चर चल रहा होता है, वो सोने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मोबिलिटी अच्छी नहीं होती, उनकी एक्सरसाइज नहीं होती, जिसकी वजह से उनका ब्रेन एक्टिव नहीं होता। ऐसे ही हमने पढ़ा जैसे स्केलेटन एंड मसल्स का पढ़ा कि जैसे स्केलेटन मसल हमारे अंदर क्या रोल करता है। उसके बाद नर्सिंग प्रोसेस में पढ़ा कि कैसे हम एक पेशेंट को असेस करेंगे, उसके बाद उसकी प्लानिंग करेंगे, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, उसके एवल्यूएशन के बारे में पढ़ा। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी बहुत समझ आई होगी। अब ये मैं पूरे ग्रुप को बोलना चाहूँगा कि वो सामने आ जाएं, तो आपके जो कुछ सवालात हैं उनके, क्योंकि जैसे अब आपको मालूम होगा कि हमारा जो ग्रुप है थोड़ा वीक था, तो प्लीज़ क्वेश्चन वैसे पूछिएगा कि जो इसके रिलेटेड हो। उम्मीद करते हैं कि आपको हम जवाब दे सकेंगे।